हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? सब कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास लाते हैं, वो भी क्विज फॉर्मेट में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कवर करते हैं। तो आज क्या तारीख है? आज है 11 मार्च 2025। स्वागत रहेगा आपका इस कक्षा में। अपने इस YouTube चैनल पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई दे जाएंगी, डेली करंट अफेयर्स क्लासेस की, वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस की। जो बातें बच जाती हैं डेली करंट अफेयर्स के दौरान, वो हम वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर लिया करते हैं। स्वागत रहेगा आपका। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में पूछा था। मैंने कहा था कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किस किस ने जवाब दिया था इस क्वेश्चन का? जल्दी जल्दी से बताना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने रिक्त स्थान में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा हैज अनाउंस्ड द चीफ मिनिस्टर बालिका समृद्धि योजना एंड चीफ मिनिस्टर कन्या आत्मनिर्भर योजना। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे कहां पर उन्होंने ये दो योजनाओं की घोषणा की है। दो घोषणाएं की है, दो योजनाओं की। एक का नाम मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना है और दूसरी का नाम मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना है। अगर आपने ऑप्शन टिक किया होगा त्रिपुरा, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। त्रिपुरा में उन्होंने दो घोषणाएं की है, दो अलग अलग योजनाओं के बारे में बताया है। बालिका समृद्धि योजना जो है, इसमें क्या आपको दिखाई देगा? इन्होंने कहा है कि आज के बाद, यानी 2 दिन पहले की बात है ये, तो इन्होंने कहा कि अब से अगर किसी बीपीएल परिवार में कोई लड़की जन्म लेती है, ठीक है ना, कोई लड़की जन्म लेती है, तो उनको क्या दिया जाएगा? उनको 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। और ये कब तक चलेगा? 18 साल तक वो लड़की जब हो जाएगी तो फिर कम से कम उसको कितने रुपए मिलेंगे? 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये क्या स्कीम है? ये स्कीम रहेगी इस मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत। एक बात और ध्यान में आ जाइएगा आपके, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत क्या बातें बताई गई हैं? इन्होंने कहा है कि जो भी, आपको पता है हर स्टेट में एक राज्य स्तर पे एक एजुकेशन का बोर्ड होता है। जिस प्रकार हरियाणा की बात करते हैं तो एचबीएसई बोर्ड है, हरियाणा स्कूल ऑफ, है ना। तो उसी प्रकार त्रिपुरा का जो बोर्ड है, वहां पर उस त्रिपुरा के बोर्ड में अगर कोई स्टूडेंट यानी छात्राएं वो हैं, टॉप करती हैं, टॉप 144, 140 है शायद वो, 140 लगभग मान के चलिएगा, इतनी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएंगी। अगर वो बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं तो उनको ये स्कूटी मिलेंगी। चाहे हम बात करें त्रिपुरा के स्टेट से पढ़ी हुई, जो वहां के उस स्टेट बोर्ड से पढ़ी हुई है वो, या फिर सीबीएसई के बारे में तो सभी जानते ही हैं। ये हमारे इसका है, ये केंद्र का है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वहीं जब बात करते हैं त्रिपुरा के, उसके बोर्ड का नाम क्या है? त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चाहे त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से की हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से की हुई हो, अगर कोई स्टूडेंट टॉप करते हैं, वो भी छात्राएं, तो उनको क्या मिलेंगी? उनको स्कूटी दी जाएंगी 140। तो चलिएगा, अब हम चलते हैं त्रिपुरा के बारे में, थोड़ा सा आपको अलग तरीके से समझा देते हैं वर्तमान में कौन क्या भूमिका में है। त्रिपुरा की विधानसभा के बारे में बात करते हैं। विधानसभा, है ना, अपने अपने दोस्तों को शेयर करते चले जाएंगे सभी। ये तो सभी को पता ही होगा कि त्रिपुरा में जो हमारे गवर्नर हैं, गवर्नर की भूमिका कौन निभा रहे हैं? तो नाम आएगा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ठीक है ना। गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सभी को पता है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति गवर्नर की। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है राज्यपाल, सभी को पता ही है इसके बारे में। सीएम की भूमिका कौन निभा रहे हैं?
त्रिपुरा में, तो नाम आता है डॉक्टर मणिक शाह का। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं इस विधानसभा में अध्यक्ष की भूमिका वर्तमान में कौन निभा रहे हैं, तो नाम आएगा विश्वबंधु सेन। वहां पर अगर देखेंगे उपाध्यक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं त्रिपुरा विधानसभा में, यानी ऑनेबल डिप्टी स्पीकर कौन है, तो नाम आएगा राम प्रसाद पौल। वहीं जब हम बात कर रहे हों लीडर ऑफ अपोजिशन की, यानी कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं, तो फिर किसका नाम आएगा, जितेंद्र चौधरी का नाम आता है। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहां पर क्या है आपको नियुक्त करते हुए दिखाया जाता है और वो आपको मिल जाते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं त्रिपुरा में कितनी विधानसभा की सीटें हो सकती हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में बता दिया, उपाध्यक्ष के बारे में बता दिया, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं वो भी बता दिया, विधानसभा में सीटें कितनी हैं, तो 60 सीटें हैं विधानसभा की। बहुमत में कौन सी पार्टी है, बहुमत की जो पार्टी है वो कौन सी है, वो है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। 60 में से 33 विधायक किस पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, यानी कि उस विधायक दल के नेता कौन है, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं डॉक्टर मणिक शाह हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कौन सी है, यहां पर टीएमपी आपको दिखाई दे रही होगी। टीएमपी का मतलब क्या होता है, त्रिपुरा मोठा पार्टी। यहां पे जैसे मान के चलो, यहां पे लिख देता हूं त्रिपुरा MOTHA, ये मोठा पार्टी। ठीक है ना, ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जाहिर सी बात है दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी के कोई नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और यहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, जितेंद्र चौधरी का नाम आप लिख देंगे। वहीं जब हम बात करते हो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी वहां पर कौन सी है, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट का नाम आपने सुना ही होगा। इसके यानी इस पार्टी के 10 विधायक हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो कितने यहां पर विधायक हैं, इस पार्टी के 3 विधायक हैं। IPFT ये भी एक पार्टी है, वहां पर इसका एक विधायक है। इस पार्टी का क्या नाम है, इस पार्टी का इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको पता भी होगा, अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो आप कह देंगे जी हाँ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। 2011 की जनगणना में मुसलमानों में साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी, ये इसका जो डाटा है वो अभी संसद में पेश किया गया था और ये PIB के द्वारा प्रकाशित किया गया, इसलिए मैंने आपको समझाया है। द लिटरेसी रेट अमोंग मुस्लिम्स इंक्रीज्ड बाय -% इन द 2011 सेंसस। जल्दी जल्दी से बताना है, अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करते चले जाना है। अगर लिखा होगा आपने 9.4 तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है, 9.4 बड़ी है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये कब इन्होंने प्रकाशित किया था, PIB वालों ने कल प्रकाशित किया था शाम के समय में। 2001 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के मुसलमानों में साक्षरता दर 59.1% थी, जबकि इसी आयु वर्ग के लिए आप अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे तो उनकी कितने प्रतिशत थी, 64.8% थी। अब ये तो बात हुई 2001 की। अब 2011 का पूछा है उन्होंने, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के मुसलमानों में साक्षरता दर कितनी हो गई थी, 68.5 हो गई थी। और अखिल भारतीय विश्व मतलब अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाए तो कितने प्रतिशत हुई, 73% हुई, यानी 73% हुई। 2001 में क्या बोला है इसने, मुसलमानों की साक्षरता दर कितनी थी, 59.1। ठीक है, 2011 में कितनी हो गई फिर इनकी, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो मुसलमान हैं उनकी। तो इसने क्या लिख दिया है यहां पर, ये देखिए 68.5। तो 59.1 से कितना हो गया, 68.5 हो गया, यानी 9.4 की इसमें क्या है, इंक्रीमेंट आपको देखने को मिली। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आवधिक बल श्रम सर्वेक्षण 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 7 वर्ष और उससे
अधिक आयु के मुसलमानों में साक्षरता दर 79 पॉइंट यानी 79.5% थी, जबकि इसी आयु वर्ग के लिए सभी धर्मों की साक्षरता दर 80.9% थी। यहां पर एक शब्द यूज किया गया है, ये कौन से मंत्रालय के तहत आती है बातें? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत आती हैं। अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किस कैबिनेट मंत्री को दिया गया है? तो किरण रिजिजू को दिया गया है। किरण रिजिजू के पास दो मंत्रालय हैं, एक तो आप कह सकते हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है और दूसरा इनके पास क्या है? संसदीय कार्य मंत्रालय है। ठीक है ना। इन्होंने यहां पर क्या लिखा है? आज, और मैंने तारीख भी दिखाई थी, 10 मार्च को ये पब्लिश हुई, यानी कि कल की बात हो गई है ये अब। तो ये 10 मार्च को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इन्होंने ये जानकारी दी कि इतनी ये वृद्धि हुई है इनकी साक्षरता में। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिखों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें शैक्षिक सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति और अल्पसंख्यक संस्थाओं को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है जी, तो इस प्रकार आपको ये बातें जो है ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्मेनिया, आर्मेनिया आपको पता है एक देश का नाम है। आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान ने कहा कि भारत और आर्मेनिया दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम चल रहा है। श्री मिर्जोयान ने कल, यानी कल क्या तारीख थी? 10 मार्च को, मिर्जोयान ने कल 10 मार्च 2025 को नई दिल्ली में रिक्त स्थान सप्रू हाउस व्याख्यान को संबोधित किया। तो आपको बताना है कि कल इन्होंने कौन से संस्करण का ये संबोधन दिया था। हालांकि अभी क्या है, मैं आपको विद मैप समझाऊंगा कहां पर है आर्मेनिया, क्या है इसकी राजधानी। ठीक है ना, जो जल्दी जल्दी से बताएंगे। आर्मेनियाज फॉरेन मिनिस्टर अरारत मिर्जोयान has said that India and Armenia are actively working towards starting direct flight services between the two countries. Mr. Mirzoyan addressed the Dash Sapru House lecture in New Delhi yesterday. तो अगर आपने इसमें लिखा होगा यहां पर 52वां, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। 52nd ये लेक्चर था जिसमें इन्होंने संबोधन दिया। क्या क्या बातें हुई, क्या क्या खास बातें हुई? इन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ही वो देश है जिन्होंने हमें मान्यता दी थी जब हमें स्वतंत्रता मिली। तो ये बात कब की है? लगभग बात है ये 1991 के आसपास की, जब ये स्वतंत्र हुआ था आर्मेनिया। ठीक है ना। तो आर्मेनिया जब स्वतंत्र हुआ 1991 में, तब भारत ही वो देश था जिन्होंने इसको मान्यता दी। ऐसी बात कह रहे थे ये भारत के बारे में कि भारत और हमारा जो आर्मेनिया है काफी इसके संबंध अच्छे रहे हैं। इन दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों से हमने अलग अलग क्षेत्र में कार्य किया है। संयुक्त प्रयास रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे हम बात करें हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात हो, ठीक है ना, चाहे बात हो संचार की। इस प्रकार से अलग अलग इन्होंने वो व्याख्यान दिया। बहुत प्यारा व्याख्यान था, अगर आपने सुना भी होगा। सुरक्षा की दृष्टि से, रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से संयुक्त प्रयासों में हमने अहम रिजल्ट हासिल किया है, एक अहम परिणाम हासिल किया है, ऐसा कहा इन्होंने अरारत मिर्जोयान ने। और इन्होंने कहा कि जो भी हमारे देश और भारत के साथ में जो भी संबंध हैं, यानी कि द्विपक्षीय संबंधों की बात करते हैं, तो द्विपक्षीय संबंध अगर इन दोनों देशों के बीच में प्रगाढ़ हो रहे हैं, बेहतरीन संबंध बनते चले जा रहे हैं, तो इस बात का श्रेय इन्होंने किसको दिया था? हमारे विदेश मंत्री को दिया। हमारे विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर की तारीफ भी कर रहे थे कि उनका योगदान है कि हमारा देश और भारत एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, एक बात जो इन्होंने कही कि भारत और अर्मेनिया दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। यहां से अगर आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है, तो ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये आपकी क्या हो गई, पश्चिम हो गई। और वैसे इंग्लिश में कहें तो वेस्ट हो गई, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। हिंदी में कहें तो उत्तर पश्चिम में पड़ता है ये देश, हमारे भारत की डायरेक्शन से देखा जाए तो। वैसे गूगल पे सर्च किया था तो इस प्रकार से दिखाया था, तो मेरा अंदाजा केवल इतना ही है आपको समझाने का कि समझ में आए आपको। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। ये जॉर्जिया जो देश आपको दिखता है ना, उसी जॉर्जिया के दक्षिण में है अर्मेनिया। अर्मेनिया के पूर्व में कौन सा देश है, अजरबैजान। ये आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा है इसी अर्मेनिया के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है ना। तो ये अर्मेनिया को थोड़ा सा जब जूम करके आप देखेंगे तो ये रहा आपका अर्मेनिया। ये जो रेड कलर में आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये अर्मेनिया की ही बाउंड्री है। इस अर्मेनिया के बारे में थोड़ी और जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए, वो थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गया है। तो पहले आप इसी अर्मेनिया के बारे में जान लीजिए, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, आपको वो क्वेश्चन पूछूंगा जो अभी पीछे चला गया है। ये क्या है, ये है अर्मेनिया का राष्ट्रीय ध्वज, ऐसा दिखता है, ठीक है ना। तो पहले रेड है, उसके बाद ब्लू, फिर येलो। इस अर्मेनिया की राजधानी के बारे में आपको पता होना चाहिए। राजधानी क्या है, येरवान है, येरवान। आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, वहां पर अर्मेनियाई द्राम चलते हैं, ठीक है ना। द्राम कई बार आपने सुना होगा, ड्राम, तो वो भी आप सुन चुके होंगे शायद। जिस प्रकार हमारे यहाँ मुद्रा रुपया चलती है, वहां पर द्राम चलते हैं। ये अर्मेनिया देश भी क्या है, यूएन का सदस्य है। यूएन की सदस्यता कब ग्रहण की थी अर्मेनिया ने, तो ये 2 मार्च 1992 को यूएन का सदस्य बना। आजादी कब मिली थी इस देश को, 1991 में मिली थी। पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था क्या, आप बताइएगा, हाँ या ना में जवाब देंगे, ठीक है। तो 1992 में यानी कि अगले साल ही क्या कर दिया इन्होंने, यूएन में शामिल होने का निर्णय लिया, और ये शामिल भी हो गए यूएन में। यूएन में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं, जिनमें से एक देश का नाम अर्मेनिया भी है। चलिए जी, थोड़ा सा मैंने कहा था कि पेज आगे पीछे हो गया है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। रेल मंत्री रिक्त स्थान ने कल, यानी 10 मार्च थी कल रेलवे संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया इन्होंने, ठीक है ना। विधेयक में रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करने और रेलवे बोर्ड की शक्ति बढ़ाने, कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता बढ़ाने का प्रस्ताव है। सिंपल सा मेरा मकसद ही केवल इतना ही है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रेल मंत्री कौन है वास्तव में। बातें तो मैंने बता दी हैं कि इन्होंने कल रेलवे संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में चर्चा और पारित करवाने के लिए पेश किया। और इसका मकसद क्या है इसको पेश करने का, तो इनका कहना है कि जो हमारा रेल मंत्रालय है, रेल बोर्ड है, उसकी शक्ति बढ़ाई जाए, कार्यप्रणाली को बेहतरीन बनाया जाए, स्वतंत्रता बढ़ाने का ये प्रस्ताव है। अगर आपने लिखा होगा इसमें अश्नवी वैष्णव, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि रेल मंत्री की भूमिका अश्विनी वैष्णव निभा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे जी हाँ, ये पॉइंट क्लियर है। एक कांग्रेस के नेता हैं, एक कांग्रेस के नेता भी क्या कह रहे थे, वो भी कह रहे थे कि हाँ, जो हम रेलवे विभाग की बात करते हैं, जो रेल मंत्रालय है, उस रेल मंत्रालय पर लगभग आप कह सकते हैं अरबों की संख्या में जो लोग हैं वो आते हैं, उनका एक विश्वास जुड़ा हुआ है इस रेल के साथ में। इसलिए इसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस रेल को क्या करना चाहिए, एक स्वायत्तता दे दी जानी चाहिए, उसको एक अलग से शक्ति दे दी जानी चाहिए। और इसी तरीके से एक महिला नेता थी तृणमूल कांग्रेस से, उन्होंने भी कहा कि सरकार की जो प्राथमिकता है वो यही है कि जनता की सुरक्षा हो। तो इस प्रकार से कुछ बातें हुई। अब एक आपने और अधिनियम सुना होगा, रेलवे बोर्ड से संबंधित अधिनियम है वो,
1905 का अधिनियम, उस 1905 के अधिनियम को भी इस रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव भी है। इसमें चर्चा अभी भी चल रही है। कल इन्होंने ये पेश किया था, लोकसभा में पहले ही ये क्या हो चुका है, पारित हो चुका है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन के लिए वहां पर इन्होंने पेश किया है। तो चलो जी बाकी ऑप्शन भी जान लेते हैं। राजीव रंजन सिंह के बारे में तो कौन नहीं जानता, इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम ललन सिंह के नाम से भी जानते हैं। ललन सिंह। कौन कौन से मंत्रालय हैं इनके पास, इनके पास एक तो है आपका पंचायती मंत्रालय जो है ना, पंचायत से संबंधित। दूसरा मंत्रालय इनके पास कौन सा है, एक तो है आपका पशुपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। ये मंत्रालय भी किसके पास है, तो भी आप कह देंगे इन्हीं के पास है, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। जगत प्रकाश नड्डा वर्तमान में बीजेपी के क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप कह सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को संभाल रहे हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। तो मैं सिंपल इतना लिख देता हूं ताकि ज्यादा पेज ना फिल हो। इसके अलावा एक और मंत्रालय इनको दिया गया है, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय। उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय किसको दिया गया है, तो भी आप नाम लिख देना इन्हीं का, जगत प्रकाश नड्डा का। नितिन कुमार गडकरी, नितिन जयराम गडकरी जिनका पूरा नाम है, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है इनके पास। इस मंत्रालय का ये नाम मैंने लिखा है, आगे ना तो मैंने केंद्रीय शब्द यूज किया है, ना ही मैंने मंत्रालय शब्द यूज किया है। भावों को समझने का प्रयास करेंगे, पूरी बातें मैंने बता दी हैं, ठीक है ना। अश्विनी वैष्णव के पास एक तो रेलवे मंत्रालय है, दूसरा मंत्रालय इनके पास कौन सा है, सूचना का, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। रेल मंत्री प्लस में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास है। यानी अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री भी हैं, प्लस में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। एक मंत्रालय उनको और दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आप कह देंगे जी हाँ, ये बात भी हमें पता लगी। तो ये 3 मंत्रालय हैं अश्विनी वैष्णव के पास जिन्होंने ये बिल पेश किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रिक्त स्थान में साबुन, डिटर्जेंट और सौंदर्य प्रसाधनों पर 7वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट में बताएंगे। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एड्रेस द 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बारे में। मैंने अभी आपको क्या लिखवाया, ये कौन सा मंत्रालय संभाले हुए हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाले हुए हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। फिर यहां पर ये किस प्रकार से संबोधन दे रहे थे, तो मैं आपको इसके बारे में कल अच्छे से समझाऊंगा। हालांकि ये तो बातें ही अलग हो जाती हैं, साबुन कहाँ सड़क कहाँ साबुन डिटर्जेंट, है ना। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो बातें इन्होंने कही, सिंपल सी बात मैं ये बताता हूं। इन्होंने कहा कि जो भी उत्पाद होते हैं उनके उत्पाद की जो लागत आती है, वो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को कम किया जा सकता है अगर हम सड़कें बना दें, ठीक है। वो जो डिस्टेंस होती है जहां से वो चीज चलकर आती है, ठीक है, वो डिस्टेंस जितनी कम होगी तो खर्चा वो तो कम बच ही जाएगा ना, कि आपका किराया कम लगा। तो इस प्रकार से कुछ बातें जो है आपको फील करनी चाहिए, आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम।
और अपने दोस्तों को शेयर करते चले जाएंगे। लाइक कर दीजिए कक्षा को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।